क्योंकि गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने यही कहा है ना, कि समय कभी रुकता नहीं है। हे पार्थ, समय हमेशा गतिमान रहता है। ठीक, तो समय कभी रुकेगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये खेबड़ी जैसा चित्र जो तुमको दिख रहा है, इसका तुम लोग को क्षेत्रफल पता है? नहीं पता है। तुम आ जाओ, तुम्हारा नाती पोता, तुम्हारा लोग लेगा, सब आ जाए, उसको कितना भी आगे खींच लो, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? समांतर भुजा कहते हैं। ठीक, हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आज के नए एनर्जेटिक लाइव सेक्शन में। हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे क्या, कल का हम लोग देख चुके हैं सामान्य विधि से अवकलन गति का समीकरण। आज हम लोग देखेंगे किस विधि से? ग्राफ विधि से। तो ग्राफी विधि से अगर हमको क्या देखना है, हाँ, ग्राफी विधि से अगर हमको देखना है तो हम लोग को उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ग्राफ को समझना पड़ेगा। तो आज हम लोग पूरा का पूरा ग्राफी निरूपण देखेंगे और उस ग्राफी निरूपण की सहायता से क्या करेंगे? हाँ, ग्राफ का देखेंगे। क्लियर है इतना चीज? तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ग्राफी निरूपण, है ना। ग्राफी निरूपण क्या है? तो देखो, ग्राफी निरूपण हम लोग का क्या है, ये तीन चीज़ों पर निर्भर करता है ना। ग्राफ हम लोग तीन चीज़ में बनाना देखेंगे। एक होगा स्थिति समय ग्राफ, एक होगा वेग समय ग्राफ और एक होगा हम लोग का त्वरण समय ग्राफ। तो त्वरण समय ग्राफ हम लोग का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग केवल और केवल स्थिति समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ, इन्हीं दोनों को हम लोग, है ना, देखेंगे। ठीक, तो प्रश्न कैसे पूछता है? तो प्रश्न पूछेगा स्थिति समय ग्राफ से आप क्या समझते हैं, या वेग समय ग्राफ से आप क्या समझते हैं। विभिन्न स्थितियों के लिए स्थिति समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ को समझाइए। एक बार फिर बोल रहा हूँ, प्रश्न क्या बोलेगा? जैसे मान लो स्थिति समय ग्राफ, देखो पहले तो ग्राफ कितने प्रकार का पढ़ना है ये देखो। ग्राफ हम लोग को, ग्राफ जो है ये हम लोग को तीन प्रकार का पढ़ना है। पहला हम लोग का क्या आएगा? स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, है ना। दूसरा आएगा हम लोग का क्या? वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। और तीसरा क्या आता है हम लोग का? त्वरण समय ग्राफ। तो त्वरण समय ग्राफ को हटा दे रहा हूं मैं, क्योंकि हम लोग दो ही पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट हम लोग का, स्थिति समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ। अब इससे रिलेटेड प्रश्न आप लोग से कैसे पूछेगा? तो प्रश्न आपको कुछ इस तरफ से पूछेगा, स्थिति समय ग्राफ किसे कहते हैं? विभिन्न स्थितियों के लिए या विभिन्न हम लोग का कंडीशन दे देगा, उसके लिए स्थिति समय ग्राफ को समझाइए। वैसे ही वेग समय ग्राफ हम लोग को पूछेगा, वेग समय ग्राफ किसे कहते हैं? विभिन्न स्थितियों के लिए वेग समय ग्राफ को क्या करना है? समझाना है। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग को, है ना, पूछेगा। ठीक, तो स्थिति समय ग्राफ किसको कहते हैं? जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति का अध्ययन स्थिति समय ग्राफ द्वारा किया जाता है ना। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति का जो अध्ययन है वो स्थिति समय ग्राफ के आधार पे किया जाता है। क्लियर है इतना चीज? अच्छा, तो इसमें क्या करते हैं, देखो पहले समझो। पहला हम लोग का स्थिति समय ग्राफ है, स्थिति समय ग्राफ। ठीक, तो देखो स्थिति समय ग्राफ में हम लोग का होता क्या है, हम लोग उसको देखते हैं। स्थिति समय ग्राफ में क्या है, जो हम लोग का अक्ष है, देखो ये हम लोग का एक्स अक्ष होगा और ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष में हमेशा समय चलता है, एक्स अक्ष में हमेशा टाइम चलेगा, और ये वाई अक्ष में हम लोग का क्या चलता है? स्थिति, स्थिति, जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स से। ठीक, दूसरा होता है वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। इस वेग समय ग्राफ में क्या होता है? इसमें एक्स अक्ष में हम लोग का क्या चलता है? समय ही चलता है, क्योंकि समय हमेशा एक्स अक्ष में चलता है। और वाई अक्ष में क्या चलेगा हम लोग का? वेग चलेगा। ठीक, तो एक हिसाब से तुम लोग ऐसा भी कह सकते हो कि समय और स्थिति के बीच, यहाँ पर समय और स्थिति के बीच खींचे गए ग्राफ को, जो भी तुम ग्राफ बनाओ, इसी ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं? स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। या वेग समय और वेग, या वेग और समय के बीच खींचे गए ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं? वेग समय ग्राफ कहते हैं। क्लियर है? इसमें एक अक्ष में हमेशा क्या दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं? एक अक्ष में हमेशा समय को दिखाते हैं। ठीक, अच्छा, एक चीज याद रखना, समय कभी भी नहीं रुकेगा। इसमें अगर तुम लोग हो सकता है स्थिति को स्थिर कर दो, वेग को एक समान कर दो या स्थिर कर दो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन समय हम लोग का कभी नहीं रुकेगा। समय हम लोग का क्या होगा? हमेशा
चलता रहेगा, क्योंकि गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने यही कहा है ना, कि समय कभी रुकता नहीं है, हे पार्थ समय हमेशा गतिमान रहता है। ठीक, तो समय कभी रुकेगा नहीं, समय समय हमेशा क्या रहेगा, चलता रहेगा निरंतर लगातार। क्लियर है इतना चीज़, सबको समझ आया? चलो अब हम लोग एक एक ठो तोड़ के देखते हैं। पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्या देखोगे, स्थिति समय ग्राफ। ठीक, इसको मिटा रहा हूं। देखो पहला हम लोग का क्या आता है, स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ, ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहोगे, पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना। इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, पोजीशन टाइम ग्राफ कहते हैं। ठीक, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको या एक्स टी ग्राफ भी कहते हैं। अरे ज़्यादा हो गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक्स टी ग्राफ भी कहते हैं। पोजीशन है, सॉरी, ये है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसी को स्थिति एक्स टी ग्राफ भी कहते हैं। ठीक, तो इसको हेडिंग डालो, फिर बता रहा हूँ, चलो लिखो, डाल दिए हेडिंग, चलिए लिखे। अगर आप लोग के लिए ज़्यादा हो जा रहा है स्पीड वीडियो का, तो आप लोग पुश कर करके रोक कर, वीडियो को रोक कर आप लोग क्या कर सकते हैं, पॉज करके इसको लिख सकते हैं। ठीक, वीडियो को रोक लेना और उसके बाद इसको लिख लेना, फिर वीडियो को चालू कर लेना। फिर जहीं कहीं पर ज़रूरत पड़ता है आप लोग को कि ज़्यादा स्पीड हो गया सर का, या ज़्यादा आगे बढ़ गए, हम लोग लिख नहीं पाए हैं, तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए और उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन हाँ, नोट्स आप लोग साथ ही साथ बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे आप लोग तो आप लोग का बहुत दिक्कत जाएगा। तो नोट्स साथ ही साथ बनाते चलिए, तो आप लोग के लिए इजी पड़ेगा। ठीक, स्थिति समय ग्राफ हो गया, चलो 2 लाइन का लिख लो इसी में। स्थिति, समय व स्थिति के बीच खींचे गए ग्राफ को, समय व स्थिति के बीच खींचे गए ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। ठीक, समय व स्थिति के बीच खींचे गए ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। हो गया, हाँ, चलो आगे बढ़ें। हाँ, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स टी ग्राफ भी कहते हैं, और समय और स्थिति के बीच खींचे गए ग्राफ को स्थिति समय ग्राफ कहते हैं, है ना। अब इसमें कंडीशन होता है, क्या क्या कंडीशन होता है, तो 3 कंडीशन होता है ना। क्या कंडीशन, जब वस्तु की स्थिति समय के साथ कभी ना बदले, है ना, मतलब समय चल रहा है और वस्तु स्थिर है, समय के साथ वस्तु की स्थिति ना बदले, अर्थात कैसा हो, विराम अवस्था में हो। तो इसमें 3 कंडीशन आता है। देखो, स्थितियां हम लोग को विभिन्न स्थितियों में हम लोग को ज्ञात करना है। तो पहला स्थिति क्या आएगा इसी में, है ना, स्थिति पहला स्थिति क्या है, जब वस्तु कैसी हो, विराम अवस्था में, विराम में हो। अब देखो, यदि वस्तु विराम में हो तो समय हम लोग का आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन वस्तु क्या होगी, विराम में होगी। वह उसी डायरेक्शन में, वहीं पर जहाँ पर स्थित है वहीं पर क्या रहेगी, वस्तु स्थिर रहेगी, है ना। अर्थात यदि वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष नहीं बदलती, है ना, जैसा है वैसा की है। जैसे देख लो, मान लो ये वाला है हम लोग का, इसको मान लिया हम लोग एक्स अक्ष और इसको मान लिया क्या, वाई अक्ष। एक्स अक्ष में हमेशा क्या चलता है, समय, टाइम, और वाई अक्ष में क्या चलेगा, वस्तु की स्थिति, जिसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लो बांट देते हैं खंड में, 1 2 3 4, इधर मान लो 1 2 3 4। मान लो इसको हम लोग एक बार तुम लोग को काउंटिंग करके बता रहा हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, है ना। मान लो पहले सेकंड में, समय को अगर सेकंड से मापे, मान लो पहले सेकंड में वस्तु की स्थिति कितना है, 3 है, तो पहले सेकंड में वस्तु की स्थिति कितना हो गया, 3। दूसरे सेकंड में भी वस्तु की स्थिति कितना है, 3। तीसरे सेकंड में भी वस्तु की स्थिति कितना है, 3। क्यों, क्योंकि समय तो बदल रहा है, लेकिन समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही है, अर्थात वस्तु कैसी है, विराम अवस्था में। 3 में है तो 3 ही में रहेगी। चौथे सेकंड में भी वस्तु कहाँ है, 3 में है, अर्थात इसको हम लोग ऐसे करके डायरेक्शन देंगे। ठीक, इस डायरेक्शन, इस सीधे डायरेक्शन में, ये। ठीक, समझ गए। तो इसी ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे, जब वस्तु विराम अवस्था में हो तो स्थिति और समय के मध्य ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, समझ गए। हाँ, उसके बाद दूसरा कंडीशन आएगा, जब वस्तु एक समान चाल से आगे बढ़ रही हो, है ना। दूसरा स्थिति आएगा इसमें, सेकंड स्थिति क्या होगा, हाँ, सेकंड स्थिति क्या होगा, जब वस्तु
जब वस्तु एक समान चाल से, जब वस्तु एक समान चाल में हो या एक समान चाल में गति हो, गति कर रही हो, जब वस्तु एक समान चाल में क्या कर रही हो, गति कर रही हो। तो वस्तु एक समान चाल किसको कहते हैं? जब समय के साथ, है ना, वस्तु का चाल क्या होता है, एक समान रूप से बढ़ता रहता है या एक समान रूप से चलता रहता है, उसको एक समान चाल कहते हैं। अब जैसे देखो, मान लो ये एक्स अक्ष है और ये क्या है हमारा वाई अक्ष। इसको हम इधर समय हम लोग का टी चलता है, टी समय इस डायरेक्शन में, और इधर वस्तु का स्थिति एक्स डायरेक्शन में चलता है। ये स्थिति है ना, याद रखना, स्थिति है इस डायरेक्शन में। अब देखो यहीं पर मान लो एक साइड में मैं करके बता रहा हूं, तुम लोग को समझना। कहाँ बताऊं? यहां बता दे रहा हूं, समझो, या यहीं पर बता दे रहा हूं, इसी से रिलेटेड देखो, यहां पर बता दे रहा हूं। देखो मान लो पहले सेकंड में, या मान लो 0 सेकंड में, स्टार्टिंग 0 से करोगे, 0 सेकंड में वस्तु 0 में है। मान लो पहले सेकंड में वस्तु का वेग 2 मीटर या 1 मीटर, 1 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, 1 मीटर प्रति सेकंड के चाल से। दूसरे सेकंड में वस्तु 2 मीटर, तीसरे सेकंड में फिर 1 मीटर, चौथे सेकंड में फिर 1 मीटर एक्स्ट्रा, मतलब 4, पांचवें सेकंड में 5 मीटर, ऐसे करके गति कर रहा है। यदि इसको बांट दे, देखो 1 2 3 4 5, इसको भी बांट दो 1 2 3 4 और 5, तो देखो पहले सेकंड में वस्तु का वेग 1 मीटर, 0 सेकंड में 0 था, पहले सेकंड में 1 मीटर, दूसरे सेकंड में 2 मीटर, तीसरे सेकंड में 3 मीटर, चौथे सेकंड में 4 मीटर, पांचवें सेकंड में 5 मीटर, ऐसे करके चल रहा है ना। और यदि इसको हम लोग मिलाएं इस कंडीशन में, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे प्राप्त होगा तुमको, एक सीधी रेखा, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहोगे? जब वस्तु एक समान चाल से क्या हो, गतिमान हो। वस्तु एक समान चाल से क्या हो, गतिमान हो या आगे बढ़ रही हो, ठीक, एक समान चाल से गति कर रही हो। उसके बाद तीसरा कंडीशन आएगा इसी में। अब देखो लास्ट तीसरा, स्थिति 3। स्थिति 3 क्या है हम लोग का? जब वस्तु असमान चाल से गति कर रही हो, है ना। जब वस्तु क्या हो, जब वस्तु असमान चाल से, असमान चाल से क्या हो, गतिमान हो। असमान चाल से क्या हो बच्चा लोग, गतिमान हो या गति कर रही हो, जैसा लिखना चाहो। अब देखो जब वस्तु असमान चाल से गतिमान होगी तो हम लोग का कैसे होगा? तो ये देखो, एक्स अक्ष इधर होगा, वाई अक्ष इधर। एक्स अक्ष में हम लोग का समय चलता है, टाइम, और वाई अक्ष में क्या चलता है हम लोग का, स्थिति, एक्स। अब देखो अगर असमान चाल से है तो हम लोग कैसे बताएंगे? ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे, मतलब समझे टेढ़ा मेढ़ा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि असमान चाल है। मान लो किसी क्षण वस्तु का चाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, किसी क्षण वस्तु का चाल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे मान लो इसको अगर बांट दे, देखो 1 2 3 4 5, पहले सेकंड में वस्तु का वेग यहाँ था, उसका जो चाल था वो, है ना। दूसरे सेकंड में वस्तु का चाल कम हो गया, तीसरे सेकंड में फिर बढ़ गया, चौथे सेकंड में और ज़्यादा बढ़ गया, पांचवें सेकंड में कम हो गया, मतलब कम ज़्यादा हो रहा है। मतलब वस्तु क्या कर रही है, असमान चाल से, असमान चाल से क्या कर रही है, गतिमान है। तो उसका स्थिति समय ग्राफ कैसा होगा, इस कंडीशन में होगा। समझ गए इसको? चलिए इतना नोट करिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट करिए, हो गया है। चलो यहीं पर हम लोग प्रवणता जान लेते हैं, प्रवणता क्या है, कैसा है उसको, ठीक। इसी में यहीं पर बता दे रहा हूं छोटा सा प्रवणता के बारे में। प्रवणता देख लो, छोटा सा बता दे रहा हूं, तब तो समझोगे क्या क्या है। अब देखो यहीं पर हम लोग देख लेते हैं क्या प्रवणता के बारे में। कक्षा 10 में पढ़े हो, गणित में तुम लोग को पढ़ाया था ना, गणित कक्षा 10वीं 10वीं के कक्षा में हम लोग का आता है प्रवणता। कहाँ आता है? निर्देशांक ज्यामिति में आता है ना। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग का क्या आता है? प्रवणता आता है। अब प्रवणता आता है तो प्रवणता जानना जरूरी है, पाठ 6 में है 10वीं के प्रवणता, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ढाल, स्लोप जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, है ना। तो प्रवणता या ढाल हम लोग का क्या होता था? एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ बना कोण को, या एक्स अक्ष की दिशा के साथ बने कोण को हम लोग क्या कहते थे? प्रवणता कहते थे। मतलब ये हम लोग का है एक्स अक्ष और ये क्या है, वाई अक्ष। अगर कोई स्लोप बन गया ऐसे, तो इस यहाँ पर जो हम लोग का बनेगा थीटा, इसी को क्या कहेंगे? प्रवणता। अब प्रवणता का सूत्र क्या होता था? m बराबर tan थीटा होता था। मतलब एक्स अक्ष के साथ या एक्स अक्ष की धन दिशा में बना कोण, एक्स अक्ष की धन दिशा में बने कोण को हम लोग क्या कहते थे? प्रवणता कहते थे। मतलब रेखा की ढाल या रेखा का स्लोप, या इसी को हम लोग क्या कहते थे?
प्रवणता, जिसको हम लोग क्या कहते थे, प्रवणता या क्या कहते थे, ढाल कहते थे। हो गया इतना चीज, सबको समझ आया? हाँ, किसी को कोई डाउट या कोई दिक्कत हो तो देख लो। हाँ, आगे बढ़े तो चलो देख लो, इसको नोट करो और बता दो इसी में। रुको एक बार और बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा सा और बता दे रहा हूँ, है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो एक्स अक्ष हम लोग का ये है, एक्स अक्ष, और ये क्या है, वाई अक्ष है। ठीक, मान लो कोई वस्तु ऐसे करके चल रहा है, कैसे चल रहा है, ऐसे करके, अच्छा दो ठो हो गया, सॉरी एक ठो बताना है। मान लो वस्तु ऐसे करके चल रहा है, टी समय इधर है और एक्स अक्ष की एक्स हम लोग का स्थिति किधर है, इधर है। ठीक, मान लो यहां से थीटा कोण बनाते चल रहा है, अगर इसके समानांतर रेखा खींचूं, वह एक्स अक्ष के समानांतर रेखा खींचूं तो एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ थीटा कोण बनाते चल रहा है, ये एक्स अक्ष है। अब देखो वाई अक्ष के समानांतर रेखा खींचूं ऐसे, ये तो ये एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स, ये टी है तो ये भी कितना होगा टी। अगर यहीं पर हम लोग प्रवणता निकालें, प्रवणता एम बराबर, तो क्या होगा टेन थीटा। तो एम बराबर टेन थीटा का मान रखो, टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, हाँ लंब बटे आधार। लंब कितना है एक्स, आधार कितना है टी। कहाँ से आया मैं बता दे रहा हूँ मैं, टेन थीटा बराबर हम लोग का होता है लंब बटे आधार, आधार है ना। तो एम बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स बटे टी हो गया, होगा बच्चा लोग। हाँ चलो एम बराबर एक्स बटे टी हो गया। अब देखो एम बराबर एक्स बटे टी, एक्स क्या है स्थिति, टी क्या है समय। समय के साथ वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन होता है, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होता है एक सेकंड रुको, छींक आ गया। बताओ, समय के साथ वस्तु पढ़े हो, चाल वेग त्वरण ये सब पढ़े हो। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हाँ वेग कहते हैं। तो एक्स बटे टी हम लोग का क्या बन जाएगा, वेग। इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब स्थिति समय ग्राफ में खींचे गए ग्राफ की जो प्रवणता होती है, मतलब स्लोप जो ढलान होती है, ये क्या है हम लोग का स्थिति समय के बीच का ग्राफ है। तो स्थिति और समय के बीच खींचे गए ग्राफ की जो प्रवणता होती है वो हमें यह बताती है, क्या बताती है, वस्तु का वेग बताती है। समझ गए इतना, अर्थात स्थिति समय ग्राफ के बीच खींचे गए जो हम लोग का ग्राफ है यह हमें वस्तु का क्या बताती है, वेग बताती है। ठीक, चाहो तो लिख लो दो लाइन में, है ना, मैं लिख दे रहा हूं स्थिति समय, इस प्रकार करके, इस प्रकार, क्योंकि ये जरूरी है हम लोग का अभी काम आएगा। स्थिति समय ग्राफ के बीच खींचे गए या खींचा गया ग्राफ करो, खींचा गया ग्राफ हमें वस्तु का क्या बताता है, वेग बताता है, वस्तु का वेग बताता है। अब समझना, थोड़ा सा माइंड लगाना, ज्यादा नहीं, इत्तु सा। देखो क्या है हम लोग का स्थिति समय ग्राफ में स्थिति बदल रही है यहां पर, तो हम लोग का वेग आ रहा है। वेग समय ग्राफ में वेग बदलेगा तो क्या आ जाएगा, त्वरण। बस क्लियर है इतना चीज। चलो ये सारा चोचला नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, नोट करो, एक स्क्रीन साट लो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो अब अगला देखते हैं हम लोग क्या, वेग समय ग्राफ। अगला हेडिंग डालो वेग समय ग्राफ। हाँ इसको भी जानोगे तब तो पता चलेगा जी, नहीं जानोगे तो फिर कैसे बनेगा। हाँ वो मैं चिट्टा हूँ दूसरा। अब इसको फिर मिटा के लिखूंगा, इससे अच्छा मैं इसी में लिख दे रहा हूँ वेग समय ग्राफ। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वीटी ग्राफ। ये वी है देखना, वीटी ग्राफ, है ना। वीटी ग्राफ क्या है, समय और वेग के मध्य खींचे गए ग्राफ को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेग समय ग्राफ कहते हैं। ठीक, चलो बोल दे रहा हूं, लिखो
समय और वेग के मध्य खींचे गए ग्राफ को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेग समय ग्राफ कहते हैं। क्लियर हुआ इतना चीज, सबको समझ आया? हाँ, समय और वेग के बीच खींचे गए ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, वेग समय ग्राफ कहते हैं। ठीक, इसमें एक अक्ष में हम लोग क्या करते हैं, समय को दिखाते हैं। और जैसा कि मैं बताया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से गीता के उपदेश में कि समय बच्चा लोगों कभी भी रुकता नहीं है, समय लगातार चलता रहता है। तो हम लोग को भी समय को लगातार चलाना है, भले ही आगे कुछ भी हो देखा जाएगा। ठीक, देखा जाएगा ना, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वेग समय ग्राफ देखते हैं हम लोग। तो वेग समय ग्राफ में भी 3 स्थितियां होती है। कितनी कंडीशन होती है? 3 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, जब वस्तु का वेग क्या हो, नियत हो। पहला कंडीशन क्या है, जब वस्तु का वेग कैसा हो बच्चा लोगों, नियत हो। वस्तु का वेग कैसा हो, नियत हो। नियत हो कहने का मतलब समझते हो तुम लोग? हाँ जी, ओए चिरपोटी हो, नियत हो कहने का वेग मतलब समझते हो? नियत हो वस्तु का वेग, इसका कहने का मतलब है कि वस्तु का जो वेग है वो समय के साथ नहीं बदलता, वो निरंतर चलता रहता है। मान लो कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, तो पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड, चौथे सेकंड, सब सेकंड में वो 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही वो चलती रहेगी। उसका हम लोग का कुछ नहीं बदलेगा। समझ गए इतना चीज? बस वही है हम लोग का। तो जब वस्तु का वेग नियत हो, और नियत कहने का मतलब समझ गए ना? हाँ, वस्तु का वेग गतिमान, मतलब समय के साथ ना बदले। ठीक, तो उस समय हम लोग का ग्राफ कैसा होगा, देखो सेम, ये एक अक्ष है तो इसमें हम लोग समय को दिखाएंगे, टाइम, द टाइम इज मनी, समय पैसा है। और ये हम लोग का वाई अक्ष है, वाई अक्ष में हम लोग क्या दिखाएंगे, वेग को दिखाएंगे, वेग v। ठीक, अब देखो, मान लो हम लोग बांट देते हैं 1 2 3 4, इधर भी बांट दो 1 2 3 4। ठीक, मान लो पहले सेकंड में वस्तु का वेग मान के चलो 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना। दूसरे सेकंड में भी वस्तु का वेग कितना है, 3 मीटर। तीसरे सेकंड में भी वस्तु का वेग कितना है, 3 मीटर। चौथे सेकंड में भी वस्तु का वेग कितना है, 3 मीटर प्रति सेकंड, है ना। सब में उतना ही चल रहा है। वस्तु का वेग हम लोग का क्या है, नियत है। नियत है कहने का मतलब समय के साथ वस्तु के वेग में बदलाव नहीं हो रहा है, वस्तु का वेग हम लोग का क्या है, नियत है। तो उस कंडीशन में हम लोग का ग्राफ कैसा बनेगा, देखो पहले सेकंड में वस्तु का वेग कहाँ है, सॉरी 3। दूसरे सेकंड में वस्तु का वेग कहाँ है, 3 मीटर प्रति सेकंड। तीसरे सेकंड में भी 3 है, चौथे सेकंड में भी क्या है, 3 है। तो अगर हम सबको मिलाएं इस तरीके से तो इस एक अक्ष के समानांतर वो जाएगा। तो ये होता है हम लोग का क्या, स्थिति समय ग्राफ, सॉरी वेग समय ग्राफ में कंडीशन पहला, जब वस्तु का वेग क्या हो, नियत हो। ठीक, दूसरा, जब वस्तु नियत वेग से या हम लोग कह सकते हैं जब वस्तु धनात्मक वेग से क्या हो, गतिमान हो, या धनात्मक त्वरण से क्या हो, गतिमान हो। दूसरा कंडीशन है ना, जब वस्तु एक समान धनात्मक त्वरण से गतिमान हो। दूसरा हम लोग लिखते हैं दूसरा स्थिति, सेकंड कंडीशन हम लोग का क्या है, जब वस्तु धनात्मक त्वरण से गतिमान हो, धनात्मक त्वरण से क्या हो, गतिमान हो। अब यहां पर मैं एक वर्ड यूज किया हूं, धनात्मक। धनात्मक कहने का मतलब क्या है, वेग अगर बढ़ता हो, मतलब त्वरण काहे आया, और हम लोग तो वेग पढ़ रहे हैं सर, त्वरण कैसे आया, पूछोगे तब तो सीखोगे। तो त्वरण किस लिए आया, क्योंकि हम लोग का वेग में अब परिवर्तन होगा, और वेग में जहां परिवर्तन हुआ वहां क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। तो हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि जब वस्तु धनात्मक त्वरण से गतिमान हो। ऐसे भी कह सकते थे जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ रहा हो, ऐसे भी कह सकते थे। तो उसको हम लोग सीधा कर दिए, जब वस्तु धनात्मक त्वरण से क्या हो, गतिमान हो। धनात्मक त्वरण से गतिमान हो कहने का मतलब समझ गए ना? हाँ, बस वही है। तो देखो, मान लो वस्तु का हम लोग का एक्स अक्ष की दिशा में ये है और वाई अक्ष हम लोग का ये है। एक्स अक्ष की दिशा में समय हम लोग का टी इधर चलेगा, और वाई अक्ष की दिशा में वेग भी हम लोग का किधर चलेगा, इधर। मान लो पहले सेकंड में, अच्छा इसको बांट देते हैं 1 2 3 4, इसको भी बांट दो 1 2 3 और 4। ठीक, मान लो पहले सेकंड में वस्तु का वेग 1 में है, दूसरे सेकंड में वस्तु का वेग 2 में है, मतलब धनात्मक त्वरण। तीसरे सेकंड में 3 है, चौथे सेकंड में 4 है। तो हमको कैसे प्राप्त होगा, एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन में। भले मेरा लाइन स्ट्रेट नहीं है, लेकिन तुम लोग समझो, फील करो, स्ट्रेट लाइन में हम लोग का चल रहा है। ठीक, मतलब समय के साथ नहीं बदल रहा है, एक सेकंड में 1, दूसरे सेकंड में 2, तीसरे सेकंड में 3, एक एक सेकंड में एक एक हम लोग का क्या हो रहा है, स्टेप बढ़ रहा है। तो ये हम लोग का कैसा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में सीधा हो जाएगा। तो ये हम लोग का होगा क्या,
जब वस्तु धनात्मक त्वरण से क्या हो, गतिमान हो। समझ गए। अब उसके बाद तीसरा कंडीशन सेम सेम है, अंतर नहीं है। तीसरा हम लोग का कंडीशन क्या है, तीसरा स्थिति जब वस्तु असमान त्वरण से गतिमान हो। जब वस्तु असमान त्वरण से क्या हो, गतिमान हो। अब कंडीशन देखो, जब वस्तु असमान त्वरण से गतिमान हो उस कंडीशन में कैसा होगा। तो जब वस्तु असमान त्वरण से गतिमान होगा तो ये हम लोग का ऐसे डायरेक्शन आएगा, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये समय हम लोग का टाइम इधर जाएगा और ये वेग हम लोग का वी इधर जाएगा। और हमको कोई मतलब नहीं है, ये बस कैसा चलेगा, ऐसे ऐसे। मतलब अगर हम लोग इसको मान लें ऐसे भाग कर दे तो पहले सेकंड में हम लोग का वस्तु का वेग ऊपर था, ज़्यादा था, दूसरे सेकंड में कम हो गया, तीसरे सेकंड में बढ़ा, चौथे सेकंड में और बढ़ा, पांचवें सेकंड में कम हो गया। तो ये हम लोग का क्या है, जब वस्तु असमान त्वरण से गतिमान हो। उसके बाद इसके लिए भी ढाल देखेंगे, प्रवणता वगैरह इसके लिए भी निकालेंगे। ठीक, चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। हाँ, अब हम लोग देखते हैं क्या, प्रवणता के बारे में। फिर प्रवणता आ गया सर, तो आएगा ही बच्चा लोग, क्योंकि प्रवणता के बिना हमारा खेल खत्म है। इसको मिटा रहा हूं, अब इसका जरूरत नहीं है। वेग समय ग्राफ हम लोग सेकंड चल रहे हैं, यहीं से देख लो। अब देखो इसके लिए हम लोग का प्रवणता, इसके लिए प्रवणता या हम लोग क्या देखेंगे, ढाल। मान लो हम लोग का ये एक्स अक्ष है और ये क्या है हम लोग का वाई अक्ष। एक्स अक्ष और क्या है, वाई अक्ष। इधर हम लोग का समय चल रहा है और इधर हम लोग का क्या चल रहा है, वेग चल रहा है। मान लो किसी वस्तु का ग्राफ इस डायरेक्शन में है, ऐसे। वस्तु का ग्राफ कैसा बन रहा है, किसी वस्तु का ग्राफ ऐसे बन रहा है। तो अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो एक अक्ष के समानांतर यहाँ से रेखा डाल देते हैं ऐसे। तो इसके साथ कौन सा कोण बनाएगा, थीटा। अब इसी थीटा का मान निकालना है, स्लोप टेंजेंट लगा दोगे तो। अब वी ऐसे डायरेक्शन है तो वाई अक्ष ऐसे अनुदिश कर देते हैं इसके, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना बन जाएगा हम लोग का, वी बन जाएगा, वेग। और ये कैसा है, ये समय है तो ये भी कितना हो जाएगा, समय होगा। अब समझो, अगर यहीं पर हम लोग प्रवणता एम वाला, एम बराबर कितना कर दें, टेन थीटा, तो एम बराबर 10 क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब बटे आधार मतलब वी बटे टी, तो ये हो जाएगा वी बटे कितना, टी। और एम बराबर वी क्या है, वेग, टी क्या है, समय। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। मतलब समय के साथ अगर वेग में परिवर्तन होता है तो इसी को हम लोग को क्या कहते हैं, त्वरण। मतलब एम बराबर क्या है, ए। अब इससे क्या समझे, क्या समझे, इससे यह समझे कि वेग समय ग्राफ में खींचा गया जो ग्राफ है हमें क्या बताता है, कि हमें यह बताता है कि वेग समय ग्राफ में खींचे गए ग्राफ की जो प्रवणता होती है वह वस्तु के क्या को बताती है, त्वरण को बताती है। हो गया क्लियर, सबको समझ आया। हाँ, तो इसी में एक पॉइंट हम लोग लिख लेंगे कि वेग समय ग्राफ में, यहीं पर नोट पॉइंट में करके लिखना, वेग समय ग्राफ में, वेग समय ग्राफ में खींचा गया ग्राफ, खींचा गया ग्राफ हमें क्या बताता है, खींचे गए ग्राफ की प्रवणता कर दो, खींचे गए ग्राफ की प्रवणता। अगर उसमें नहीं लिख पाया होगा ना, उसको भी ऐसे सुधार लेना। स्थिति समय ग्राफ में खींचे गए ग्राफ की प्रवणता हमें क्या बताती है, उस समय वेग बताता था। अब वेग समय ग्राफ में खींचे गए ग्राफ की प्रवणता हमें क्या बताती है, क्या बताती है, वस्तु के त्वरण के बारे में बताती है। तो हमें वस्तु का क्या बताती है, वस्तु के त्वरण को बताती है, त्वरण को बताती है। समझ गए इतना, चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं गति के तीनों समीकरणों को किस विधि से हल करना, ग्राफी विधि से हल करना। ठीक, चलिए ये हो गया। अब देखो ग्राफ द्वारा गति के तीनों समीकरणों का निगमन है ना, ग्राफी विधि से हम लोग का क्वेश्चन है, हम लोग का क्या, ग्राफी विधि से गति के तीनों समीकरण, तीनों समीकरणों का क्या, निगमन। मतलब तीनों समीकरण को ग्राफी विधि से क्या करना है, निकालना है। छोटा बड़ा हो गया है, आगे पीछे ऊपर नीचे, तुम लोग उसको देख लेना अच्छे से। ठीक, क्योंकि ऊपर में पढ़ा रहा हूँ उतना ऊपर तो थोड़ा सा गड़बड़ाता है। अब देखो ग्राफी विधि से गति के तीनों समीकरणों का निगमन कैसे करेंगे। देखो मान लो ये हम लोग का एक्स अक्ष वाई अक्ष है,
ये एक्स अक्ष है और ये क्या है हम लोग का वाई अक्ष है। ठीक, समझे इसको? एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है। मान लो इधर हम लोग का क्या है, समय टी गतिमान है आगे की ओर। समय टी क्या है, गतिमान है किधर की ओर, आगे की ओर। ठीक, अब देखो मान लो कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक उसका वेग क्या है, u है। मान लो किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u है ना। अब देखो, अब एक चीज तुम लोग के मन में आ रहा होगा, सर प्रारंभिक वेग को यहां क्यों लिए, यहां से क्यों नहीं लिए? आ रहा होगा तुम्हारे मन में कि सर प्रारंभिक वेग को आप यहां से क्यों लिए, यहां से क्यों नहीं लिए? आपको यहां से लेना था प्रारंभिक वेग, है ना, तो क्यों नहीं लिए? देखो मैं बोल क्या रहा हूं, मेरे शब्दों को समझो। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वस्तु का वेग कितना रहा होगा, 0, क्योंकि गाड़ी को भी स्टार्ट करोगे तो गाड़ी का कांटा कहां से चलता है, 0 से चलता है। मतलब किसी भी वस्तु का शुरुआत कहां से होता है, 0 से। मैं बोला वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u है, मतलब कहीं ना कहीं वस्तु यहां पर 0 में रही होगी। 0 से बढ़ते बढ़ते वस्तु का वेग कहां हुआ होगा, u से, u पहुंचा होगा। हम लोग काउंट कहां कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग यह बनेगा। तो माना वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u है। समझ गए? तो देखो माना वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। अब v हो जाता है मतलब कैसा होगा, यहां से देखो, यहां से ये मान लो वस्तु का वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। यहां पर यहां से यहां तक वस्तु का वेग क्या हो जाता है, v। अब ये u है, वस्तु का वेग क्या है, u, तो यहां से यहां तक को हम लोग क्या लेंगे, u लेंगे। अब u लेने का कारण क्यों है, समझे? इसको मैं थोड़ा अलग कलर में दिखाता हूं। ये u है और ये v है। इसको u लेने का कारण समझे तुम लोग, नहीं समझे? देखो मान लो संख्या रेखा में अगर हम लोग दर्शाते हैं ऐसे, ग्राफ में, ग्राफी में दर्शा के दिखा रहा हूं। ये ग्राफ है हम लोग का, है ना, एक अक्ष में। मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मान लो कोई वस्तु यहां पर रखा है तो यहां से इसकी दूरी कितना होगा, 3। अगर कोई वस्तु यहां रखा है तो यहां से इसका दूरी कितना होगा, 2। अगर कोई वस्तु यहां रखा है, यहां से इसकी दूरी कितना होगा, 1। मतलब 1 पर रखा है तो दूरी 1 होगा, 2 पर रखा है दूरी 2 होगा, 3 पर रखा है तो दूरी कितना होगा, 3। तो वैसे ही वस्तु का प्रारंभिक वेग कहां था, u था, तो यहां से यहां तक की दूरी कितना होगा, u। अब समझो, ये पूरा दूरी हम लोग का कितना, u से वस्तु कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया, v पर। तो इसका यहां से वेग कितना है, v, और ये कितना है, u। तो ये कितना होगा, इस पूरे v में से इस u को घटा दोगे तो ये वाला मिलेगा। इस पूरे v में से इस u को घटा दोगे तो तुमको ये वाला मिलेगा। तो यहां से यहां का हम लोग का कितना होगा, यहां से यहां का, तो यहां से यहां का हम लोग का डायरेक्शन कितना होगा, v माइनस यू। समझे? इतना सबको समझ आ गया ना? कहीं पर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं? चलो, ये समय है, मान लो एक अक्ष के समानांतर यहां से मैं रेखा खींच दूं ऐसे, तो ये समय t है, तो ये भी कितना होगा, t ही होगा, t होगा, होगा ना? हाँ। अब मान लो यहीं से एक लंब डालते हैं ऐसे, इस डायरेक्शन में, देखो लंब सीधा डाल रहे हैं, y अक्ष के समानांतर यहां से रेखा खींच दो, देखो ये बढ़िया जाएगा तुम लोग से सीधा, है ना, डैश डैश करके कर लेना, मैं बढ़िया कर ही दे रहा हूं यार, ये ठीक। तो देखो ये वाला पार्ट u है, तो ये वाला भी पार्ट कितना होगा, u होगा। ये वाला पार्ट है u माइनस वी है, v माइनस यू है, तो ये वाला भी पार्ट कितना हो जाएगा, v माइनस यू, क्योंकि इसके समानांतर ये है, ये v माइनस यू है तो ये भी v माइनस यू, ये u है तो ये u, यहां से यहां तक का पूरा v है तो यहां से यहां तक का भी पूरा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। मान लो एक अक्ष के साथ ये जो है कितना का कोण बनाती है, थीटा का कोण बनाती है। एक अक्ष के साथ कितना का कोण बनाती है, थीटा का कोण। समझ गए? हाँ समझ गए ना? किसी को कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो अभी भी, और अगर डाउट नहीं हो, कोई भी तकलीफ ना हो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, मैं पूरा तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया हूं। एक बार देख लो, समझ लो। नहीं है ना? तो आगे बढ़ें? हाँ उसी को पूछ रहा हूं, आगे बढ़ने के लिए कहोगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, तुम लोग के ऊपर निर्भर हो। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। देखो अब देखो, यहां से तुम लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे बता दूं? चलो न तो बता दे रहा हूं। अच्छा ये कैसा ग्राफ है, वेग समय ग्राफ है। इधर हम लोग क्या दिखा रहे हैं, इधर वेग दिखा रहे हैं, याद रखना, ये वेग को दिखा रहा है, तो वेग समय ग्राफ है।
और वेग समय ग्राफ में, अच्छा याद रखना, वेग समय ग्राफ में खींचे गए ग्राफ की प्रवणता, वेग समय ग्राफ में खींचे गए ग्राफ की प्रवणता हमें क्या बताती है? वस्तु का त्वरण बताती है। क्लियर है इतना? वस्तु का क्या बताती है? त्वरण बताती है। ठीक, चलो तो हम लोग का अब इसी में डायरेक्ट सीधा सीधा बनाना सीखेंगे हम लोग। ये समय t है, ये इस डायरेक्शन में अग्रसर है। ठीक, अब समझो, आराम से समझना, ध्यान से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माना t बराबर 0 समय पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u और t समय पर वस्तु का वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। ठीक, t समय पर वस्तु का प्रारंभिक वेग, t बराबर 0 समय पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u और t समय पर वस्तु का वेग क्या हो जाता है? v। बस इतना लिखना है। ठीक, तब देखो, अगर हम लोग निकाले प्रवणता, तब प्रवणता m बराबर क्या होता है? सूत्र हमारे पास टेन थीटा, या इधर लिख दे रहा हूं, देखो इधर लिख दे रहा हूं, तुम लोग को अच्छे से दिखेगा। तब प्रवणता m बराबर क्या होता है? टेन थीटा होता है, टेन थीटा। अब देखो, इसी में हम लोग देखते हैं, इसी में इसको नामकरण कर दें, नामकरण करूं तो आसानी हो जाएगा। हाँ, नामकरण कर देते हैं, इसको कुछ अलग कलर से कर देता हूं, रुको, अलग मार्कर से। इसको हम लोग मान कर देते हैं, देखो इसको हम लोग मान लेते हैं O, यहां पर को मान लेते हैं हम लोग A, यहां पर को मान लेते हैं B, यहां पर को ये वाला पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग C, और ये वाला पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं D। O A B C D ये पूरा है हम लोग का। ठीक, अब प्रवणता m बराबर कितना होता है? टेन थीटा। अब देखो, त्रिभुज ए बी सी में ये कोण थीटा है, तो यहां पर 10 लगाओ, तो 10 लगाओगे तो ये लंब बटे क्या होगा? लंब बटे क्या होगा? आधार। ठीक, तो प्रवणता m बराबर कितना हो जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटे आधार होता है। आधार, लंब कितना है? तो लंब है हम लोग के पास कितना? BC। आधार कितना है? AC है। तो हम लोग का m बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? BC कितना है? BC v माइनस यू, तो v माइनस यू। ठीक, और ये कितना है? AC, तो AC है हम लोग का t। ये अब देखो, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। कहते हैं ना त्वरण? हाँ, त्वरण कहते हैं ना, बस वही तो। और हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हो? कि वेग समय ग्राफ में, वेग समय ग्राफ में खींचे गए ग्राफ की प्रवणता जो है वो हमें वस्तु की क्या बताती है? त्वरण बताती है ना? वस्तु की क्या बताती है? त्वरण बताती है। तो हम लोग क्या करेंगे? m को मानेंगे a बराबर v माइनस यू बटे क्या करोगे? t। कहाँ से आया? तो यहाँ साइड में दे देना, m बराबर कितना? a। कहाँ से? वेग समय ग्राफ से, क्योंकि a हमको क्या बताता है? वस्तु का त्वरण, है ना? यहां पर a करके त्वरण करके साइड में लिख देना। ठीक, तो अब इसका इधर गुणा कर दो, AT बराबर कितना हो जाएगा? v माइनस यू। तो u को इधर ले आओ, तो u प्लस कितना हो जाएगा? AT बराबर v, या जमा के लिखोगे तो v बराबर कितना हो जाएगा? u प्लस AT। यही गति का कौन सा समीकरण था? पहला समीकरण है। ठीक, यहां पर लिख दो, यही गति का क्या है? प्रथम समीकरण है। मैं लिखा नहीं हूं समीकरण पहला, कौन सा समीकरण निकाल रहे हैं नहीं पता, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं पहला समीकरण। हम लोग v बराबर हम लोग u प्लस AT, इसी समीकरण को हम लोग निकाल रहे हैं, पहला वाला। ठीक, तो ये आ गया v बराबर u प्लस AT। बस यही गति का क्या है? प्रथम समीकरण है, लिख लो। यही गति का प्रथम समीकरण है। ठीक, चलिए नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट करिए जल्दी। अब देखो, गति का दूसरा समीकरण, हम लोग क्या लगाएंगे? गति का दूसरा समीकरण। यहां से अब मिटा रहा हूं, देखो गति का दूसरे समीकरण में चलेंगे। ठीक, अब देखो गति का दूसरा समीकरण, तो गति का सेकंड समीकरण हम लोग का क्या है? एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, इसी को हम लोग को लाना है। इसी को हम लोग को क्या करना है? लाना है। अब समझो, यहीं पर एस हम लोग का क्या है? विस्थापन। अब देखो, इस ग्राफ में विस्थापन क्या है? मतलब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। विस्थापन एक प्रकार का क्या है? दूरी है। वस्तु यहां से वहां तक जाने में कुल कितना टाइम लगा या कितना दूरी तय किया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन। तो वस्तु का अगर विस्थापन देखें तो हम लोग का क्या होगा? OABCD का क्षेत्रफल होगा पूरा। किसका?
ओ ए बी सी डी, यहाँ से ऐसे करके चल रहा है पूरा वस्तु, मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल। समझ गए? अब देखो ये ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल कैसा है, ये चित्र है टेढ़ा मेढ़ा, चित्र है ना टेढ़ा मेढ़ा। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये खेबड़ी जैसा चित्र जो तुमको दिख रहा है, इसका तुम लोग को क्षेत्रफल पता है? नहीं पता है। इसको क्या कहते हैं हमको यही नहीं पता, अभी नहीं पता, फिर अगले में साया से जान डालोगे, अभी के लिए नहीं पता। तो अभी के लिए नहीं पता ये खेबड़ी चित्र कैसा है उसको, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। ये दो पार्ट में है, एक चित्र ए बी सी त्रिभुज जैसा और एक चित्र ए सी डी ओ आयत जैसा। अगर इसको हम बांट दें, ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा चित्र, पहला चित्र दूसरा चित्र, पहला चित्र आयत त्रिभुज का, दूसरा चित्र आयत का। ठीक, तो इन दोनों के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, या किसी को भी पहला कर दो, इसको पहला कर देते हैं चलो तुम्हारे खुशी के लिए, और इसको क्या कर देते हैं दूसरा। तो दो चित्र हम लोग का बन गया। इन दोनों चित्रों को निकालेंगे। देखो मैं बता रहा हूं चित्र कैसा है, ये ओ ए बी सी और डी, ये ऐसे करके अटैच है। ठीक, तो ये हम लोग का क्या है, इतना, ये त्रिभुज है हम लोग का, त्रिभुज है, और ये क्या है, तो ये हम लोग का क्या है, आयत है। तो हम लोग का जो विस्थापन होगा ये ओ ए बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा, और ये दो चित्र से मिलकर बना है आकृति, ये वाला हम लोग का त्रिभुज और ये वाला क्या है, आयत। तो इनका क्षेत्रफल निकाल दिया, मतलब पूरे आकृति का हम लोग का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो हम लोग निकालेंगे विस्थापन एस बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल, आकृति ओ ए बी सी डी का क्या, क्षेत्रफल। ओ ए बी सी डी का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। अब निकाल लो विस्थापन एस बराबर कितना हो जाएगा, आकृति ओ ए बी डी से। अब ये दो पार्ट से मिलकर बना है, एक त्रिभुज और एक आयत। तो पहले आयत को ले लेते हैं, आयत ए सी डी ओ का क्षेत्रफल, आयत ए सी डी ओ का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, धन त्रिभुज ए बी सी का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। इन्हीं दो से तो मिलकर बना है हम लोग का, दो से तो मिलकर बना है, मुंह दर्द दे रहा है बोलते बोलते। चलो अब देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहां पर आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, धन प्लस है, देखो प्लस को अलग कलर कर दे रहा हूं नहीं तो फिर भूल जाओगे कहां से कहां है, ये प्लस है। ठीक, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो ये हो गया 1/2 गुणित आधार गुणित क्या, ऊंचाई होगा। अब मान को रखते जाओ सीधा सीधा, समझना ना मेरे बात को। आयत का क्षेत्रफल में लंबाई क्या है, देखो ये आयत है, आयत के क्षेत्रफल में लंबाई कैसा है, देखो ये आयत है, आयत में लंबाई क्या है, ये बनेगा, और चौड़ाई ये बनेगा। ये हम लोग का क्या बनेगा, लंबाई, और ये क्या बनेगा, चौड़ाई। लंबाई कितना है ये वाला आयत का, टी, तो ये टी हो गया। चौड़ाई कितना है आयत का, यू, तो लंबाई कितना, टी, चौड़ाई कितना, यू, प्लस 1/2 का 1/2, जो का त्यों कर दिए, है ना। आधार किसका, त्रिभुज का। अब ये प्लस से उधर का है तो त्रिभुज का आधार कितना होगा, तो त्रिभुज हम लोग का कैसा है, ये वाला हम लोग का कैसा है, त्रिभुज। इस त्रिभुज का आधार ये वाला कितना है, ये टी है, तो ये भी कितना होगा, टी। इसी त्रिभुज का आधार कौन सा है, ये टी, तो त्रिभुज का आधार कितना, टी। ऊंचाई देखो, अब त्रिभुज इसका ऊंचाई कितना है, वी माइनस यू। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, वी माइनस यू। देखो ये वाला ए बी सी, इसमें बी सी हम लोग का क्या है, ऊंचाई है, लंब नहीं है अभी, ऊंचाई है। ऊंचाई बी सी कितना है, वी माइनस यू, तो ये कितना हो जाएगा, वी माइनस यू। हो गया। अब समझो ये हो जाएगा बराबर में क्या होगा, इसको गुणा करके लिख देते हैं, जमा के यू टी प्लस 1/2, इसको टी को भी गुणा कर दिए। अच्छा यहाँ पर देखो v का मान हम लोग समीकरण 1 से जानते हैं, u प्लस कितना होता है, ए टी, गति के पहले समीकरण से, माइनस यू का कितना हो गया, माइनस यू। समझे नहीं समझे, देखो v का मान को मैं अलग कलर में लिख दे रहा हूं तब समझोगे। v का मान को मैं रख दिया u प्लस ए टी और माइनस यू का माइनस यू। ठीक, कहां से, गति के पहले समीकरण से v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, यही
अब क्या होगा, तो भैया प्लस यू माइनस यू झंडी मुंडी, हमारे पास एस, अच्छा एस चल रहा है ना इधर, भूलना मत, एस चल रहा है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यू टी प्लस 1/2 टी, ये कितना हो जाएगा, इंटू ए टी। तो देखो क्या होगा, एस बराबर हो जाएगा यू टी प्लस 1/2, ए का ए और टी गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, टी का स्क्वायर। यही गति का क्या है, हम लोग का द्वितीय समीकरण है। ये गति का क्या है, द्वितीय समीकरण है। समझे? बस कुछ नहीं है जी, एकदम सरल है, तुम लोग उसको कठिन बनाते हो उसको। चलो समझ गए इसको, चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया। चलिए अब इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं गति का तीसरा समीकरण। इसको मिटाऊं क्योंकि इसका जरूरत हम लोग को नहीं है, एक नया बनाएंगे अब लोग। अब इसी में हेडिंग डालो गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण हेडिंग डालो। चलो इसको रहने दो क्या, लास्ट में आ जाता है यहीं पर यहीं पास आकर रोक दूंगा, गति का तीसरा समीकरण कर देंगे मजाक कर रहा हूं। चलो अब गति का तीसरा समीकरण हम लोग का क्या है, हाँ तो गति का तीसरा समीकरण है हम लोग का वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। देखना ए छोटा होता है एस बड़ा होता है, यहाँ पर ऐसे कई बच्चे क्या करते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस ऐसे ना छोटा छोटा लिख देते हैं, वो गलत है, एस कैपिटल में होता है हम लोग का विस्थापन। ठीक, ये हो गया ना। अब देखो इससे पहले तुम एक चीज जान लो, समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं, है ना। इससे पहले एक चीज जान लो कि समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं। तो समलंब चतुर्भुज इसको कहते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो और एक जोड़ा असमांतर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। मैं बोल दे रहा हूं, चलो लिख लो एक बार, समलंब चतुर्भुज लिख लो, हेडिंग डालो समलंब चतुर्भुज, ऐसे लिखते हैं समलंब। शार्ट कर लिख रहा हूं मैं, समलंब चतुर्भुज। तो किसको कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा, जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर व दूसरा जोड़ा असमांतर हो, उसे क्या कहते हैं, हाँ समलंब चतुर्भुज कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसका सूत्र होता है, इस समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग, जो समांतर भुजा रहेगा उन समांतर भुजाओं का क्या रहेगा, योग, गुणित उनके बीच की दूरी, किनके, इसी समांतर भुजाओं के, उनके बीच की दूरी। ये उसका क्या होता है, सूत्र होता है। किसका, समांतर चतुर्भुज के, समलंब, सॉरी जी, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। समझ गए? हाय थक गए जी। चलो आज इसी को कंप्लीट करके हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक, इसी को लिख के, उसके बाद बाकी कल देखेंगे। वो जो समाकलन वाला बचेगा ना, ग्राफी वाला, टाइम भी हो गया ना। चलो इसी को देखते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं, ठीक। अब देखो आगे, है ना, समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाओं का जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर व दूसरा जोड़ा असमांतर हो यदि इस पर देखें ओ ए बी सी डी पर, तो ये नियम फॉलो हो रहा है। इस समांतर, इस चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है, ये वाला,
मेरे हाथ के एक्शन में मत जाओ। देखो ये भुजा समांतर है और ये वाला असमांतर है। देखो ऐसे जाके आओ, इधर जाके क्या हो जाएगा, ठुका जाएगा। मतलब देखो कैसा है हम लोग का, ये वाला ऐसे है। समांतर भुजा किसको कहते हैं मालूम? जो दो भुजा जब एक दूसरे से क्या हो, समान दूरी पर हो, जिसको तुम आ जाओ, तुम्हारा नाती पोता, तुम्हारा लोग लेगा, सब आ जाए, उसको कितना भी आगे खींच लो, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? समांतर भुजा कहते हैं। ठीक। और ये हम लोग का क्या है, देखो इसी में अगर हम लोग मान ले ओ ए बी, ये हम लोग का सी है, ये डी है, इसको एक बार के लिए भूल जाओ। इसका क्षेत्रफल पूरा देखो, समलंब चतुर्भुज जैसा दिख रहा है। कैसे? समांतर भुजाओं का एक जोड़ा, मतलब इस चतुर्भुज का एक जोड़ा समांतर है, एक जोड़ा क्या है, समांतर है, और ये दोनों जोड़ा क्या है, असमांतर है। असमांतर मतलब इसको अगर आगे बढ़ाऊं और इसको आगे बढ़ाऊं तो देखो कहीं ना कहीं काट देगा, और अगर इसी को आगे बढ़ाऊं, इसको आगे बढ़ाऊं तो कहीं नहीं काटेगा। इसको उधर बढ़ा दो, उसको बढ़ा दो, कोई नहीं काटेगा। ठीक। तो समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं बच्चा लोग? तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो और एक जोड़ा कैसा हो, खराब हो गया गरीब आदमी, जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो और एक जोड़ा कैसा हो, असमांतर हो। तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की क्या होता है, दूरी होता है। समझ गए इतना चीज? तो अतः वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कैसा होगा, देखो अतः इस कंडीशन में, अतः वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एस बराबर क्या होगा, समलंब चतुर्भुज इसको कहेंगे। अब समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी का क्या क्षेत्रफल होगा। अब देखो एस बराबर समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की दूरी। तो ये होता है 1/2। इसको कहाँ पढ़े हो? कक्षा 8वीं में है, 8वीं में जाके देखना। 8वीं में क्षेत्रमिति 2 या 3 में है, कक्षा 8वीं के गणित में क्षेत्रमिति 2 या 3 में है। ठीक। हाँ, मेरे को कैसे याद है इतना? मैं पूरा 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये सब का गणित मेरे को पूरा रट्टा याद है। 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो अब मेरे को रट्टा याद है। कहाँ पर क्या है, कैसा बनना है, वो बिना देखे मैं बता देता हूँ। ठीक। तो ये जो है समलंब चतुर्भुज, ये कक्षा 8वीं में है गणित में। या तो क्षेत्रमिति 1 में होगा या 2 में होगा। 3 में मेरे ख्याल से नहीं है, 3 में बेलन है मेरे ख्याल से, देख लेना एक बार, कंफर्म नहीं हो, लेकिन क्षेत्रमिति 1 2 3 में कहीं पर है। ठीक। तो क्या है, समलंब चतुर्भुज हम लोग का क्या कहलाएगा, समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की दूरी। तो 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की दूरी, दूरी नहीं दूरी ठीक, उनके बीच की दूरी। अब चलो सटासट अपना हथियार डालो और झा गोली मारो। 1/2 का 1/2 समांतर भुजाओं का योग बाबू लोग, समांतर भुजाओं का क्या योग। अब समांतर भुजा कौन कौन सी है, तो इस चित्र में देखो, इस चित्र में, इसको अलग से बताऊं, चलो बता देता हूं अलग से। सुई सुई सुई, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, और ये सुई और सुई, ओ ए बी, और इसको ऐसे कर दोगे तो सी, इसको डी। अब इसको भूल जाओ एक सेकंड के लिए। अब समांतर भुजा हम लोग का कौन सा है, ये ओ ए और बी सी, बी डी सीधा कर देते हैं हम लोग। ये ओ ए और बी डी ये समांतर भुजा है। तो समांतर भुजाओं का योग कर दो, तो समांतर भुजा कितना है, ओ ए प्लस बी डी। ये और ये समांतर भुजा है, तो इन दोनों का योग, सी का कोई मतलब नहीं है सीधा, तो ओ ए और बी डी समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की दूरी। तो ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों भुजा के बीच की दूरी कौन सा है, ये वाला। तिरछा तो लोगे नहीं, ये वाला लोगे। तो ये दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कौन सा है, ये ओ डी। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ओ डी। उड़ी 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 जाए ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणित क्या हो जाएगा, ओ ए बी डी, मान को रखते जाओ सीधा। ओ ए हम लोग का क्या है, कहाँ है ओ ए बच्चा लोग, ओ ए, ओ ए कितना है, यू। तो ये हो जाएगा यू प्लस बी डी कितना है, बी से डी। तो बी से डी पूरा कितना है, ये वाला वी है पूरा टोटल। तो ये कैसा हो जाएगा, वी।
ओ डी, ओ डी कितना है देखो, ओ डी पूरा कितना है टी है, तो ये कितना हो जाएगा टी। अब यहीं पर एक ठो चमत्कार होगा, जादू। एस बराबर 1/2 गुणित u प्लस वी, इसको मैं लिख दूंगा क्या, v माइनस यू बटे ए। कितना को समझ आया, पूरा सबका दिमाग हाकुन मटाटा हो गया। कैसे हुआ देखो, कहाँ से आया ये वाला सिस्टम, कहाँ से आया इसको बता दे रहा हूँ। हम लोग गति के पहले समीकरण v बराबर क्या पढ़े हैं, u प्लस ए टी। यू को इधर लाओ तो v माइनस यू बराबर कितना हो जाएगा ए टी। अब ए को भी इधर लाओ तो ए इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो v माइनस यू बटे ए बराबर टी, ये होगा। इसी सूत्र से t का मान हम लोग रखें v माइनस यू बटे ए। ठीक, अब एस बराबर 1/2 गुणित, इसको जमा के लिख देते हैं, u प्लस वी है उसको क्या कर देते हैं v प्लस यू, और गुणित कितना है v माइनस यू बटे ए। ठीक, अब देखो एस बराबर मैं लिख दिया 1/2, इस ए को पक्षांतर कर दिया इधर, तो ए इधर आ गया, यहाँ पर क्या बचा है, ये u है ना, 1/2 ए इधर आ गया, एस ए एस हो गया, और 1/2 यहाँ क्या बचा, अच्छा गुणा में है ना, ये गुणा में v प्लस यू और v माइनस यू। ठीक, अब इसी को बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर मेरे पास जगह बहुत कम है, यहीं पर बता रहा हूँ, ठीक समझना। अब देखो 2 को भी इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा 2as, समझना a छोटा है s बड़ा है। 2 को इधर लाओगे ना, गुणा में है और नीचे में है, इधर आएगा तो भाग में है, इधर आ जाएगा तो ये इसके साथ गुणा है। अब देखो ये 2 इसके साथ क्या है, बटा में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 2as हो गया। अब v माइनस यू, v प्लस यू, v माइनस यू, सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये होता है हम लोग का क्या, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। इसको इधर ले आओ, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर वी स्क्वायर, या इसी को जमा के लिखोगे तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। ये होता है हम लोग का गति का कौन सा समीकरण, तृतीय समीकरण। समझ आ गया, तो यही गति का कौन सा समीकरण है, तीसरा समीकरण है। ठीक, चलिए नोट करिए इसको, आज के लिए इतना ही है ना। ये गति का तीनों समीकरण हो गया, विधि किस विधि से, ग्राफी विधि से। आज के लिए इतना ही, कल जब आएंगे तो कल हम लोग कलन विधि से देखेंगे। कलन विधि या उसी को कैलकुलस विधि कहते हैं, या उसी को समाकलन विधि कहते हैं, कई विधि है, मतलब उसको नाम है, विधि नहीं है, टाइप है उसका बोलने का। समाकलन विधि, कैलकुलस विधि, कैलक्यूलस विधि और कलन विधि, तीनों एक ही है। ठीक, तो कल उसी में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। चलिए नोट करिए इसको।